हेलो। चलिए जी, वेलकम बैक। 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। ऑडिटिंग में अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो बार बार रिवीजन वीडियो सुनो। 1.25 पे सुनो, 1.50 पे सुनो। अगर 3 चैप्टर की वीडियोस आपको देख ली है, अच्छी लग रही है, ये नहीं है कि बस हमारा चैप्टर खत्म हो गया, हमारी मतलब हमारा सिलेबस खत्म हो गया या हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। वीडियोस को बार बार सुनना है। मैं पिछली वीडियोस में ट्राई कर रहा हूँ छोटे से छोटे वीडियोस बनाऊं, ठीक है, साथ साथ, लेकिन आपको ये काम करना है कि वीडियो जो है मल्टीपल टाइम सुननी है, कम से कम 3 टाइम सुननी है पेपर में अपीयर होने से पहले। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर नंबर 4 पे मूव ऑन कर रहे हैं, जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। यहाँ पे ऑडिटर की जिम्मेवारी क्या है? यहाँ पर ऑडिटर की जिम्मेवारी है रैप करने की। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाएगा, वो कंपनी के अंदर घुसेगा, देखेगा कि क्या क्या रिस्क होने के चांसेस हैं, ताकि मैं अपनी ऑडिट को उसी अकॉर्डिंग चला सकूं। और साथ में कंपनी का इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा। ये रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेवारी मैनेजमेंट की होगी, ऑडिटर लेकिन इसको चेक करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क असेसमेंट। ऑडिट रिस्क होता क्या है? 315 के हिसाब से आरटीपी May 22 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं हर वो रिस्क ऑडिट रिस्क है जिससे ऑडिटर का ओपिनियन चेंज हो सकता हो। हर वो रिस्क ऑडिट रिस्क है जिसे ऑडिटर का ओपिनियन, ऑडिटर जो है इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दे। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो क्यूओ देना था उसको, उसने क्लीन ओपिनियन दे दिया, या फिर उसने क्लीन ओपिनियन देना था, क्यूओ दे दिया, जहां पे ऑडिटर फेल हो जाता है अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देने के लिए। ऑडिट रिस्क क्या है? फंक्शन है ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का और डिटेक्शन रिस्क का। अब इसका चार्ट बनवाऊंगा। और मटेरियलिटी ऑडिट रिस्क थ्रू आउट द ऑडिट रहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क एक चार्ट बनाओ जल्दी से मेरे साथ। ये बन गया जी आपका ऑडिट रिस्क एज पर ऐसे 315। ऑडिट रिस्क में आईसीआई बोल रहा है दो तरीके की चीजें हैं। एक तो है रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब है मिस स्टेटमेंट मतलब कुछ गलती की हुई है, आप लोगों ने आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स का डेटा मतलब सही से नहीं भरा हुआ, वो होती है मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मतलब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो एक आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का चांसेस होते हैं ऑडिट रिस्क में। एक होता है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है अभी बताता हूं मैं आपको। पहले रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो सब पार्ट हैं। दो सब पार्ट क्या क्या? सबसे पहला होता है इनहेरेंट रिस्क, दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ये जो है ये मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं, कंपनी के लेवल पे ये रिस्क होते हैं। और डिटेक्शन रिस्क जो होता है ये ऑडिटर के लेवल पे होता है, ये ऑडिटर लेवल पे होता है। जल्दी से इसका जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम डिस्कस करते हैं है क्या। ऑडिट रिस्क में सबसे पहले है फंक्शन किस किस का है। नंबर 1 बॉक्स में डाल रहा हूं रोमम का, नंबर 2 बॉक्स में डाल रहा हूं डिटेक्शन रिस्क का। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट में दो चांस। इनहेरेंट रिस्क ऐसे रिस्क जो कंट्रोल, जो ऐसे रिस्क जो पहले से ही मौजूद होते हैं और क्या कहते हैं क्लाइंट की कंपनी में। कह रहे हैं कि क्या होती है ये? बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल लगाने से पहले जो रिस्क ऑलरेडी मौजूद है, कोई भी कंट्रोल लगाने से पहले, सिक्योरिटी गार्ड लगाने से पहले ही आपको पता है कहीं ना कहीं एब्सेंट या प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो कोई रिस्क पहले ही कंट्रोल लगाने से पहले मौजूद है उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या होते हैं? कह रहे हैं कंट्रोल रिस्क वो होते हैं जब आपने कंट्रोल लगा दिया लेकिन आप उसको प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट नहीं कर सकते टाइमली बेसिस पे। कुछ ऐसे रिस्क को बोला जाता है कंट्रोल रिस्क, जहां पे आपने कंट्रोल्स तो लगा दिए, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया, उसके बावजूद भी अटेंडेंस में शॉर्टेज आ रही है, अटेंडेंस में मिसमैच आ रही है। अब इनहेरेंट रिस्क की आपको पता चल गया, पॉइंट आप पढ़ लेना क्या होता है। इनहेरेंट रिस्क कह रहे हैं हायर मे बी सम असर्शन एंड रिलेटेड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर एंड इट मे बी हायर इन द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इनहेरेंट रिस्क कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में ज्यादा होता है। कंट्रोल रिस्क मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद है बेटा डिटेक्शन रिस्क। ये थोड़ा सा ना ये लिख लेना, ये यहां तक है। कंट्रोल रिस्क यहां से स्टार्ट है, डिटेक्शन रिस्क जो है वो यहां से स्टार्ट है। तो डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? जहां पे ऑडिटर की जिम्मेवारी आ गई, ऑडिटर खुद फेल हो गया रिस्क को असेस करने के लिए। रिस्क द प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर, यहाँ पे ऑडिटर खुद प्रोसीजर लगा रहा है टू रिड्यूस द रिस्क एट एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, सबसे कम लेवल पे ले जाने के लिए। दैट एग्जिस्ट एंड कुड बी मटेरियल इधर इंडिविजुअली या एग्रीगेट विद अदर मिसस्टेटमेंट। तो या तो ये मिसस्टेटमेंट हो सकता है इंडिविजुअली या फिर बाकी मिसस्टेटमेंट के साथ मिलके। Some detection risk would always be present even if auditor examine the 100% account balance। कह रहे हैं डिटेक्शन रिस्क फिर भी रहेंगी अगर ऑडिटर 100% भी सब कुछ लगा देता है। अब आगे फंक्शन ऑफ ऑडिट रिस्क है तो मैंने आपको बता दिया रोमम का और डिटेक्शन रिस्क का। ये हो गया रोमम, ये हो गया डिटेक्शन रिस्क का फंक्शन होता है। अब अगला है जी
रिलेशनशिप बिटवीन इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, इसका रिलेशनशिप पूछ रहे हैं ये आपसे, इसका ये इसका इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क आपस में क्या होते हैं, इनवर्स रिलेटेड है या इंटर रिलेटेड है। तो पहला आ रहा है इंटर रिलेटेड है, एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसके बाद मैनेजमेंट जो है ना, रिएक्ट कैसे करती है इनके ऊपर, अकाउंटिंग सिस्टम या इंटरनल कंट्रोल लगा देती है, अकाउंटिंग सिस्टम या इंटरनल कंट्रोल लगा देती है चेक करने के लिए। इन सच सिचुएशन इफ द ऑडिटर अटेम्प्ट टू असेस द इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इनएप्रोप्रिएट रिस्क असेसमेंट। कह रहे हैं अगर ये सेपरेटली, अगर ऑडिटर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को सेपरेटली असेस करेगा ना तो बात नहीं बनेगी, इनको इकट्ठा पढ़ो, यानी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की फॉर्म में पढ़ो। दूसरा आपके पास है रिलेशनशिप बिटवीन रोमम एंड डिटेक्शन रिस्क, और अगर आप रिलेशनशिप अब इन दोनों का चेक करना चाहते हो, ये दोनों का, ये वाले दोनों भाई साहब का, रोमम का और डिटेक्शन रिस्क का, इसी के तो दो कंपोनेंट थे, तो ये जो है आपस में ये इनवर्स रिलेटेड है। ऊपर वाले थे इंटर रिलेटेड, ये है इनवर्स रिलेटेड, करेक्ट इनकरेक्ट आने के चांसेस हैं। कह रहे हैं अगर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क आर हाई, पहले वाले रिस्क अगर हाई हैं तो एक्सेप्टेबल डिटेक्शन रिस्क नीड टू बी लो। अगर आपको लग रहा है कि पीछे बहुत रिस्क है तो आप आने वाली गलतियां बहुत ही कम माफ करोगे, ये मतलब है इसका। एक्सेप्टेबल डिटेक्शन रिस्क नीड टू बी लो, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा रिस्क है तो आप इसको लापरवाही से नहीं छोड़ सकते। डिटेक्शन रिस्क का कम से कम स्कोप रखोगे आप, ठीक है जी, और वाइस वर्सा। और अगर इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क अगर हाई है तो ऑडिटर को देखना है क्या उसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने की जरूरत है। अगर इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा के क्या कोई और एविडेंसेस इकट्ठे कर सकते हैं ताकि उसका रिस्क कम हो सके। अगर ये सब चीजें नहीं हो सकती, कैन नॉट बी रिड्यूस, अगर आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हो सकता तो ऑडिटर हथियार चलाएगा एससी 705 वाला, क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन। कह रहे हैं सिंपली ऑडिट रिस्क क्या प्रोडक्ट है सबका, ठीक है जी। फैक्टर्स कॉजिंग द ऑडिट रिस्क, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये रिस्क को बनाते हैं। पहला था इनहेरेंट रिस्क, दूसरा था कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क जो कंट्रोल लगाने से पहले ही है, कंट्रोल रिस्क जो कंट्रोल लगाने के बावजूद भी आप सारे रिस्क को मिटिगेट नहीं कर सकते, और डिटेक्शन रिस्क वेयर ऑडिटर फेल्स टू रिड्यूस द रिस्क। आगे इनहेरेंट रिस्क के क्या कोजेज हैं। सबसे पहला है इनहेरेंट रिस्क के नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि इसमें ऑडिटर की जजमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑडिटर की नहीं, मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व होती है, तो जजमेंट इन्वॉल्व है तो अनसर्टेनिटी हो सकती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, तो ये एक इसका क्या है फैक्टर है जिससे इनहेरेंट रिस्क बनते हैं। कंट्रोल रिस्क का क्या फैक्टर है, क्या उसके रीजंस है। कह रहे हैं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल होते हैं जो उसकी वजह से कंट्रोल रिस्क बनता है, क्योंकि कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल जो है कंपनी का वो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है ना कि एब्सोल्यूट। तो रीजनेबल में तो हमेशा जजमेंट इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे भी गलती होने के चांसेस हैं। दे कैन ओनली रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बट कैन नॉट एलिमिनेट, याद रखना कंट्रोल रिस्क कम तो कर देगा रिस्क को लेकिन मिटिगेट नहीं कर सकता, इसलिए कंट्रोल रिस्क कुछ ना कुछ रह जाते हैं। डिटेक्शन रिस्क में क्या है, डिटेक्शन रिस्क के क्या रीजन है, क्या कोजेज है, ये क्यों रह जाते हैं। मतलब आपने सब कुछ कर लिया, सॉफ्टवेयर लगा लिया, ऑडिटर ने अपना एक्सपीरियंस लगा लिया, क्वालिफिकेशन सब कुछ लगा दिया, फिर भी रिस्क रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑडिटर को भी कभी ना कभी जजमेंट यूज करनी पड़ती है, ऑडिट सैंपलिंग यूज करनी पड़ती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल यूज करना पड़ता है, जैसे उसको एविडेंसेस कलेक्ट हुए उस भी हाफ पे उसको एविडेंसेस देने पड़ते हैं, इसलिए डिटेक्शन रिस्क के ये कोजेज हैं। क्यों? क्योंकि ऑडिटर एक्सरसाइज द जजमेंट, मेन तो ये पॉइंट है। और ऑडिटर जो है परसुएसिव एविडेंसेस के ऊपर रिलाई कर जाता है, ना कि कंक्लूसिव एविडेंसेस तो मिल ही नहीं सकते। ये कौन सा रेड है, रेड है नहीं, तो ठीक है। आगे कंडीशन या इवेंट विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड और एरर, याद रखना कंडीशंस और इवेंट, क्या क्या कंडीशन है और इवेंट है जो फ्रॉड या एरर के रिस्क को बढ़ाते हैं। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है, कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है, ऐसे सर्कमस्टांसेस है, ऐसे एक्सीडेंट्स हैं, ऐसी एक्टिविटीज हैं जो फ्रॉड या एरर के रिस्क को बढ़ाते हैं। जिसमें सबसे पहला, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल वीक है, अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हो कंट्रोल प्रोसीजर को, अगर डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट है, अनयूजुअल प्रेशर है कंपनी में, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एक्सेसिव पेमेंट, प्रॉब्लम्स इन ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एविडेंसेस, या फिर डिफरेंसेस हैं किसमें, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में या जो थर्ड पार्टी ने दिए हैं। ये ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपके फ्रॉड और एरर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। ठीक है सर, आगे समझ, चलिए आगे। आइडेंटिफाइड असेसिंग द रोमम, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव ऐसे 315 मेनली अब आप
कह सकते हो कि स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे 315 में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो ऐसे 315 का नेम याद करो, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और इन्वायरमेंट। ऐसे में तो दो चीजों की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की और इन्वायरमेंट की, जबकि अंदर बात करेंगे ना क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, कह रहे हैं आइडेंटिफाई और असेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट, चाहे वो फ्रॉड से हो चाहे वो एरर से हो, मतलब गलतियों को भी, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड को नहीं। नहीं तो एम्प्लॉइज क्या करेंगे, गलतियां करेंगे, कहेंगे ओहो, फ्रॉड करेंगे, कहेंगे ओहो गलती से मिस्टेक हो गई जी। तो गलती से मिस्टेक हुई है चाहे जानबूझ के मिस्टेक हुई है, यानी कि फ्रॉड, आपको सभी रिस्क को असेस करना है बीइंग एन ऑडिटर, चाहे वो एफएस लेवल पे हो चाहे असर्शन लेवल पे हो, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। तो आप इसको कैसे असेस करोगे, कंपनी में कितना रिस्क है, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लो, उनके इन्वायरमेंट की, उनके इंटरनल कंट्रोल की। यहां पे तो इन्होंने बोले तीन जनों की अंडरस्टैंडिंग लो, तीन चीजों की, एंटिटी, इन्वायरमेंट और उसका इंटरनल कंट्रोल, जबकि स्टैंडर्ड का जो नेम है उसमें दो है, एंटिटी और इन्वायरमेंट। तो कैसे करोगे, एक एफएस लेवल पे करोगे, एक असर्शन लेवल पे। एफएस लेवल का मतलब होता है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल देख रहे हो, क्या गलतियां हैं, क्या मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, एज अ होल देख रहे हो कि पी एंड एल अकाउंट आपका मैच नहीं हो रहा, पी एंड एल अकाउंट आपका मैच नहीं हो रहा, कहने का मतलब है जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट कुछ होना चाहिए, आपका कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। तो एक तो होता है एज ए एफएस लेवल यानी कि एज अ होल, एक होता है असर्शन लेवल जहां पे इंडिविजुअल बेसिस पे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को चेक करते हो, मतलब कि एंट्रीज को, अकाउंट बैलेंस को चेक करते हो, एसेट्स लाइबिलिटीज को, डिस्क्लोजर्स को चेक करते हो, यानी कि कोई मेथड्स कौन कौन से आपने लिखे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुटनोट्स, ये सब चीजों पे आप तो अब क्या करते हो, अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो। मतलब ऑडिटर तो देखेगा ना सारी चीजों को, उसके बाद ऑडिटर की कंसिडरेशन या रिस्क असेस्ड अपने आप। इवेल्युएशन ऑफ असर्शन अबाउट द, मतलब ये तो वो है यार असर्शन, चैप्टर 3 में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एओसी की पावर 3, एओसी की पावर ई, एओसी की पावर स्क्वायर, तो ये हम कर चुके हैं। उसके बाद है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, रैप। रैप का मतलब देखो क्या है, रैप का मतलब फिर से वही है क्या, ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग। रैप रिस्क असेस करने, रिस्क असेस करने में चेक कर रहा हूं, असेस कर रहा हूं, असेस कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं। कैसे चेक कर रहा हूं मैं रिस्क को, कैसे असेस कर रहा हूं, देख रहा हूं कि कंपनी में कहां कहां खामियां हैं, कहां कहां कमियां हैं, कहां पे कहां पे वीकनेसेस हैं। तो ये मेरे को कैसे पता चलेगा, मेरे को अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी तीन चीजों की, एंटिटी की, उसके इन्वायरमेंट की, उसके इंटरनल कंट्रोल की, चाहे वो फ्रॉड और एरर से हो, एफएस लेवल पे भी असर्शन लेवल पे भी। स्कोप क्या है आर आर का, रैप का, रैप आपको एक आइडेंटिफिकेशन का बेसिस प्रोवाइड कर देता है कि आप एफएस लेवल और असर्शन लेवल पे क्या आपको मिल रहा है। लेकिन जो ये है सेकंड पॉइंट कह रहे हैं रैप डू नॉट प्रोवाइड द एसई, लेकिन रैप आपको सफिशिएंट एविडेंसेस कभी नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर उन्होंने छुपा दिए हो, आप असेस कर रहे हो, चेक कर रहे हो, उनसे डेटा मंगवा रहे हो, खुद वेरिफिकेशन कर रहे हो, प्लांट मशीनरी में जाके देख रहे हो बिल्डिंग में, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने छुपा दी हो, तो ये आपको प्रॉपर एसई प्रोवाइड नहीं करते। रिस्क कह रहे हैं दोनों रिस्क को कवर करना है आपने, चाहे वो फ्रॉड वाला हो चाहे एरर वाला। ये रैप का स्कोप है कि आप इस हिसाब से अपना रैप करना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। उसके बाद है ऑडिटर जो है सब्सटेंटिव प्रोसीजर या टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म कर सकता है रैप के साथ साथ। और ऑडिटर को क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर, रिलेटेड असर्शन की ट्रांजैक्शन मिल सकती हैं विच वर नॉट प्लान्ड एज पर। ठीक है जी, चलो आगे। कंपोनेंट्स ऑफ रैप इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ रैप, इंक्लूजन इन रैप। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आपको पता तो चल गया आपने करना क्या क्या है, ऑडिटर को रिस्क करना है, तीन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एंटिटी, इन्वायरमेंट और इसके इंटरनल कंट्रोल। लेकिन साथ साथ आप करना कैसे है यार, कैसे करूं, एक तो इंक्वायरी करके देख लो। इंक्वायरी क्या होगा, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करके देख लो थ्रू द मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है एफआर बनाने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंक्वायरी करके देख लो विद इन द एंटिटीज, अदर एम्प्लॉइज से, डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी से चेक कर लो, जैसे कि टीसीडब्ल्यूजी से आप इंक्वायरी करके देखो, इंटरनल ऑडिट वाले पर्सनल से करके देखो कि कंपनी में कैसा चल रहा है, एम्प्लॉइज से पूछ के देखो क्या कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन आपकी कंपनी में होती रहती है। इन हाउस लीगल काउंसिल, वकील से पूछ के देख लो आपकी लिटिगेशंस क्या हैं, नॉलेज ऑफ फ्रॉड अगर आपको कुछ है मुझे बता दो, कंप्लायंसेस विद लॉ रेगुलेशन आपका क्लाइंट करता रहता है कि नहीं मुझे बता दो। मार्केटिंग टीम से कर लो, मतलब ये आप इंक्वायरी कर रहे हो, पहली कर रहे थे टीसीडब्ल्यूजी से, इंटरनल ऑडिट वाले लोगों से, एम्प्लॉइज से, इन हाउस लीगल काउंसिल से, मार्केटिंग या सेल वालों से, आईटी पर्सनल वालों से, क्या क्या आप आईटी सिस्टम चेंज किया या उसमें कमियां है या जो भी पॉइंट है। उसके बाद है क्या थे आपके पास, कंपोनेंट्स ऑफ रैप चल रहे थे। कंपोनेंट्स ऑफ रैप में पहले आपने इंक्वायरी करके देख ली 5-6 अलग अलग जनों से।
अब एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के देख लो, एज पर एस से 520 एनालिटिकल प्रोसीजर से आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बारे में पता चल जाएगा, ट्रेंड के बारे में पता चल जाएगा, रेशियोज के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे उनकी अमाउंट्स क्या हैं, रेशियोज क्या हैं, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, अनयूजुअल रिलेशनशिप जो आपको कंपनी के अंदर मिल रहे हैं उनके बारे में आप पता कर सकते हो। या फिर आप ऑब्जर्वेशन करके देख लो, ऑब्जर्वेशन क्या करता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब है जो आपको इंक्वायरी है ना उसको सपोर्ट करता है। आपने जो 5-6 लोगों से इंक्वायरी की थी उसको आपने अगर खुद पर्सनली जाके चेक करोगे तो उसको सपोर्ट करने को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। यानी कि कंपनी का ऑपरेशंस कैसा है, कंपनी के रिकॉर्ड्स और इंटरनल कंट्रोल मैनुअल चेक कर लो, रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, उन्होंने क्या रिपोर्ट्स बनाई हैं वो चेक करके देख लो, कंपनी की प्रीमाइसेस और प्लांट, ये तो मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ, ये चेक करके देख लो। उसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है अगर आपने एंटिटी की, इन्वायरमेंट की, उसके इंटरनल कंट्रोल की। देखना क्वेश्चन देखा देखा सुना सुना सा नहीं लग रहा। चैप्टर नंबर 3 में डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान के साथ नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस थी ना, ये वही है, लिंक विद चैप्टर 3 डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान, और उसके साथ एक पॉइंट था नॉलेज ऑफ बिजनेस, कि आप कैसे अंडरस्टैंडिंग लोगे एंटिटी की, उसके इन्वायरमेंट की, उसके इंटरनल कंट्रोल की। आप देख लो कंपनी की इंडस्ट्री कैसी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कैसी है, नेचर ऑफ द एंटिटी कैसी है, इट्स ऑपरेशंस, उसके ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसकी इन्वेस्टमेंट और कंपनी का फाइनेंस, कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी हैं और उसके कोई अगर चेंज कर रहे हैं तो उसके रीजंस, एंटिटी के ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज चेक करके देख लो, और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करके देख लो। इससे आपको कंपनी के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और जो ये अंडरस्टैंडिंग है ना, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट द ऑडिटिंग चलेगा, और एक डायनामिक प्रोसेस है, ना कि ये पहले पहले आपने कर दिया। इसमें आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट्स को भी यूज कर सकते हो। रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, इसको मैं स्टार मार्क करूंगा। कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं, एक था इवेंट और कंडीशन, कुछ सिचुएशंस आई थी ना विच में इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड और एरर। और ये कौन से पॉइंट है, रिस्क, कोई ऐसे रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, जिसके ऊपर आपको टुकुर टुकुर देखना है। लिख लेना यहाँ पे, जहां पे हमें टुकुर टुकुर देखना है, ज्यादा ध्यान से देखना है। या तो अगर वो रिस्क ऑफ फ्रॉड हो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन हो, रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजैक्शन हो, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट की कोई ट्रांजैक्शन हो, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो, या जहां पे डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जजमेंट्स इन्वॉल्व हो, जहां पे 2 या 3 आंसर्स इन्वॉल्व हो। तो ये वाले ऐसे पॉइंट है जहां पे आपको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देनी है। रिस्क ऑफ फ्रॉड, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटेड पार्टी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट्स, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन और डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी। उसके बाद है रिस्क विच सब्सटेंटिव प्रोसीजर डू नॉट प्रोवाइड द, ठीक है आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, पढ़ लेना। उसके बाद है रिवीजन ऑफ ऑडिट रिस्क, जी हाँ ये तो आपने करनी है। अगर आपको कोई एडिशनल ऑडिट एविडेंस मिलते हैं ड्यूरिंग द रैप, कंपनी के अंदर अगर आप कर रहे हो, अगर आपको कोई एडिशनल एविडेंसेस मिलते हैं तो फिर आप क्या करोगे, अपनी असेसमेंट को रिवाइज करोगे। और जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है ना फैप, जो रैप के बाद लगाना है, क्योंकि ये तो चल रहा है 315, इसके बाद 330 लगाओगे ना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट में तो आपने ढूंढ लिया, उसके ऊपर एक्शंस भी तो लोगे ना, गलतियों को ठीक करवाओगे। टैली का कोई डेटा है, सैप का कोई डेटा है, उसमें बैक डेट की हुई एंट्री डलवाओगे, कुछ ना कुछ एक्शन दिलवाओगे, उसको बोलते हैं फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जो ऐसे 330 में कवर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने फैप को मॉडिफाई करोगे अगर कोई आपको एडिशनल एविडेंसेस मिलते हैं। अगला टॉपिक है एरियाज टू बी एग्जामिन्ड फॉर डेफिशिएंसीज एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन सीआईएस एनवायरनमेंट। तो ये टॉपिक का नाम आप सीआईएस एनवायरनमेंट से याद रखना। कौन कौन से एरियाज आपको एग्जामिन करने हैं सीआईएस एनवायरनमेंट के लिए, प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, फिजिकल सीआईएस सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर द एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड सीआईएस यूटिलिटी प्रोग्राम। तो ये एरिया आपको एग्जामिन करने हैं सीआईएस एनवायरनमेंट को चेक करते हुए। उसके बाद है अगला टॉपिक आपके पास इंटरनल कंट्रोल, ऐसे 315 कंटिन्यू है। चलिए जी नेक्स्ट भयंकर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपके पास, इंटरनल कंट्रोल। कहने के लिए तो ये है तो इंटरनल कंट्रोल 2 शब्दों का है ना टॉपिक है, लेकिन ये बहुत भयंकर टॉपिक है। मतलब इस टॉपिक की वजह से तो कई बार लगता है कि ये चैप्टर होता ही ना। स्टार्ट तो बड़े अच्छे से होगा, फ्लो तो बड़े अच्छे से बनेगा, लेकिन इसके बीच में कुछ कुछ ऐसे रहस्य हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब ऐसा लैंग्वेज आपको लर्न करना पड़ेगा। आपको हो गया यार 4th चैप्टर इज हार्ड टू लर्न, तो हमेशा से मेरे लिए भी ये चैप्टर करवाना भी थोड़ा सा होता है ना, मोनोटोनस टाइप का हो जाता है। तो ये उस एंगल से आपको ये चैप्टर देखना पड़ेगा।
चलिए, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल वो होता है जो मैनेजमेंट लगाते हैं, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन मेरे को देखनी पड़ेगी। द प्रोसेस डिजाइंड, implemented and maintained by TCWG management and other persons to provide the reasonable assurance. The process is designed, implemented and maintained by the TCWG and management, ठीक है, to provide the reasonable assurance। क्या के लिए? ताकि ये चार ऑब्जेक्टिव्स जो है अचीव हो सके, ये वाले ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो सके। इसी चीज के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाती है कौन? TCWG या मैनेजमेंट या अदर पर्सन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। ये चार आपको याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है? ऊपर तो दे दिया कि इंटरनल कंट्रोल ने ये चार ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। अब यहाँ पे टॉपिक अलग दिया हुआ है कि एक तो आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो मैनेजमेंट ऑथराइजेशन से होनी चाहिए, इसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। मतलब आप कंपनी के अंदर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हो। जो मैनेजमेंट क्या कंट्रोल करना चाहती है? सिक्योरिटी गार्ड को, एम्प्लॉइज को, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, अपनी एसेट्स को। तो ये उसी के बारे में दिया हुआ है। एक तो मैनेजमेंट ने ऑथराइजेशन लेना है, करेक्ट अमाउंट, करेक्ट अकाउंट में, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पॉलिसीज का आपने ध्यान रखना है, सेफ गार्डिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई भी आपकी कंपनी के अंदर ये नहीं है कि घुसा चलाए। और रिकॉर्डेड जो है ना, जो आपकी एसेट्स हैं, रिकॉर्डेड एसेट्स किताबों में जो बैलेंस शीट में है, वो एग्जिस्टिंग एसेट्स के साथ आपस में रिकंसाइल करते हैं कि नहीं। इंटरनल कंट्रोल लगाने का मेन मकसद यही होता है कि कंपनी में सब ठीक चले, बचाव करके चले। अब बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या टॉपिक है? बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल की अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेगो, उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं? एक तो पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट, कब गलतियां हो रही हैं आपको टाइम टू टाइम कंपनी की मिस स्टेटमेंट के बारे में पता चल जाता है। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रोमम, कहां से रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जिन जिन फैक्टर से हो सकता है उसके बारे में पता चलता है। और डिजाइनिंग द एंटी ऑफ फैप, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एज पर एस 330 आपको कितना लगाना है उसकी एनटीई आपको पता चल जाती है। आरटीपी में 21 का क्वेश्चन है। अगला टॉपिक आ रहा है जी एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। 4 पॉइंट है। सबसे पहला है, जनरल को छोड़ो, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। याद है प्लस 1 में बिजनेस स्टडीज पढ़ते थे, या भी एसएम का सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें नहीं आ जाते इसके एलिमेंट बताओ, इसके बेनिफिट बताओ, इसकी लिमिटेशन बताओ, इसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो स्वागत है आपका ऐसे ही टॉपिक्स पे। इंटरनल कंट्रोल के एस्पेक्ट, पेपर में ये नहीं आएगा एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल बताओ, उसके अंदर बताएंगे नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर से आगे गुफा छुपी हुई है, जिगजैग चलने वाला है। तो क्या क्या पॉइंट है? नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं इंटरनल कंट्रोल की। कौन कौन से कंट्रोल रेलिवेंट है ऑडिट के पर्पस के लिए, कौन कौन से कंट्रोल रेलिवेंट है? जैसे कि किसी एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, आपने 4 खड़े कर दिए, क्या होगा? कुछ नहीं, आपको एक की ही जरूरत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो स्टॉक देखता है, क्लोजिंग स्टॉक, उसके लिए समझ लो एक आपको क्या कहते हैं पेपर वर्क के लिए चाहिए, एक फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, 2 लोग चाहिए, इन्होंने 5 लोग खड़े कर दिए। तो मतलब कौन से कंट्रोल रेलिवेंट है ऑडिट के लिए? एनएनडी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल। और उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। भयंकर टॉपिक है बीच ही बीच में। अब सबसे पहले शुरू हो रहा है ये फर्स्ट टॉपिक, देख लेना ये वाला, जर्नल नेचर। तो ये जर्नल नेचर आपके पास आ रही है यहाँ पे, ये आ गई जर्नल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो सबसे पहला है पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बेटा ऊपर आया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये है। अब आ रहा है पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। यही दुनिया है, यही आईसीआई है, यही ऑडिट है। तो ऑडिट को एक बार हमने कर लिया पार तो सीए भी हो जाएगी आर पार। तो कह रहे हैं जर्नल, ओ माय गॉड, ऑटोमेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया जी मेरे लैपटॉप में। ये लैपटॉप को कभी कभार भूकंप के झटके लग जाते हैं, आई थिंक सेट हो गया है, ये अपने आप चलना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटेड सिस्टम, सीआईएस ऑडिट। तो जर्नल, अब हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसके अंदर पहला है पर्पस। पर्पस हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया, क्या होता है? रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ इट्स ऑपरेशंस, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। डेफिनेशन में भी पढ़ रखा था। कह रहे हैं जो इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन इंप्लीमेंटेशन है वो वेरी करेगा विद द एंटिटी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आगे लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहला है ये सिर्फ आपको रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा हमेशा, क्योंकि इसमें जजमेंट इन्वॉल्व होती है, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। दूसरा बता ही दिया, ह्यूमन जजमेंट डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है, इसलिए आपका इंटरनल कंट्रोल कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, एब्सोल्यूट नहीं बन सकता। बी वाले के साथ बेटा लिंक है ई वाला, जजमेंट बाय मैनेजमेंट। ह्यूमन जजमेंट डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है। कई बार हम आइडिया लगा लेते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लेते हैं, सेल्स इतनी होगी,
आप लोगों ने अगर ऑफिस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी तो आपको हमेशा इंटीमेशन होता है कि 10-10% से आप लोग आगे ग्रो करना, 4 सालों के बना दो, 3 सालों के बना दो। तो ऐसे ह्यूमन जजमेंट या मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, जो कि इंटरनल कंट्रोल की एक लिमिटेशन है। सी पॉइंट, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस। आपने किसी को अपने ऑफिस स्टाफ को काम दे दिया ए, उसको उसकी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, या उसको पता ही नहीं है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। मेरे ऑफिस में ना इंस्टीट्यूट में एक लड़की है, तो कई बार मैं टेस्ट सीरीज के टेस्ट वगैरह जैसे चेक कर रहा होता हूँ या कई बार नोट्स डिजाइन कर रहा होता हूँ ना, बना रहा होता हूँ, तो वो लड़की पता क्या बोलती है, सर ये आप क्यों बना रहे हो। मतलब ऑफिस की स्टाफ वाली लड़की मुझे बोल रही है, सर आप मूवीज देखा करो। मतलब उससे जब मैं काम करवा रहा होता हूँ ना कि कोई डिजाइनिंग करनी है, किसी चीज के नोट्स प्रिंट करने हैं, कुछ बनाने टाइप करने हैं, कहते सर क्या कर रहे हैं इस चीज का। तो उसका आप एक समझ रहे हो, ये मैं आपको लाइव डेमो की बात बता रहा हूँ, ये आई थिंक कल या परसों की बात है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये कल या परसों की बात है। जिसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पर्पस की, तो वो इंटरनल कंट्रोल पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, जो एक लिमिटेशन है। सोल्यूशन अमंग द एम्प्लॉइज, कई बार मैनेजमेंट में या टीसीडब्ल्यूजी में या कोई अप्रोप्रिएट पर्सन है, उनमें अगर कल्यूजन हो रही है, मिली भगत हो रही है कुछ, तो भी आपका इंटरनल कंट्रोल वीक रहेगा, मिली भगत। लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज, स्मॉल एंटिटीज में कभी इंटरनल कंट्रोल नहीं लग रहा था, वही दुकानदार होता है, वही मैनेजर होता है, वही ओनर होता है, तो ये दिक्कत वहां पे फेस करनी पड़ती है इंटरनल कंट्रोल के केसेस में। अगला टॉपिक है कंट्रोल रेलिवेंट टू ऑडिट। सबसे पहले देख रहे हैं कि देयर आर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड द कंट्रोल्स इट इंप्लीमेंट्स टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट देयर अचीवमेंट। कह रहे हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो उससे रिलेटेड आप कंट्रोल लगाते हो उनमें, अगर कंट्रोल अच्छे हैं तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। एंटिटीज ऑब्जेक्टिव देयरफॉर कंट्रोल्स relate to financial reporting, operation and compliances. However, not all these objectives and control are relevant to auditors assessment. कह रहे हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कंपनी के ऑडिट की, लेकिन सारे कंपनी ऑडिट से रिलेटेड जो है वो नहीं है, ऑडिट के लिए रेलिवेंट नहीं है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये देखने के लिए कि कौन से कंट्रोल ऑडिटर के लिए रेलिवेंट है। ऑडिटर सारे कंट्रोल थोड़ी ना देखेगा मेरे लिए रेलिवेंट है कि नहीं। मतलब आप सोच के देखो, फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन चाहिए थी, जैसे समझ लो आईटी डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए थी एमसीए, ठीक है, एक एमसीए होती है ना क्वालिफिकेशन, एमएससी, सॉरी एमएससी, और वहां पे उन्होंने रख लिया किसी पर्सन को बीएससी को, ठीक है, बीसीए बीएससी जो भी है यार, मतलब उन्होंने एक क्वालिफिकेशन को रखना, उन्होंने दूसरे क्वालिफिकेशन को रख लिया। आपकी प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो जो कंट्रोल्स आपके लिए रेलिवेंट है, इज रेलिवेंट टू ऑडिट, वो आपने देखने हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे मेटीरियलिटी लेवल क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क क्या है, साइज ऑफ एंटिटी क्या है, नेचर ऑफ एंटिटीज बिजनेस, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन, एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सर्कमस्टांसेस एंड एप्लीकेबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सिस्टम दैट आर पार्ट ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। ठीक है जी, तो ये सारे फैक्टर्स आपने ध्यान में रखने हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से कंट्रोल आपके लिए रेलिवेंट है, कौन से नहीं है। अगला टॉपिक है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। नेचर एंड एक्सटेंट देखो दो हमारे हो चुके हैं, कौन कौन से, मैं एक बार के लिए ऊपर से आपको टॉपिक बता देता हूँ, ये टॉपिक चलते ही ऐसे हैं। पहला हो गया जनरल नेचर, दूसरा हो गया कंट्रोल रेलिवेंट टू ऑडिट। पेन भी रुक गया, कह रहा बस करो यार, ऑडिट मत कराया करो बेचारा पेन, अब मेरे को फिंगर का यूज करना पड़ेगा हर बार, ये हर 5-6 दिन में ना धोखा दे जाता है पेन। कंट्रोल्स रेलिवेंट टू ऑडिट। तीसरा है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, ये आ गया जी, आ गया नेचर एंड एक्सटेंट NND ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल। Evaluating the design of control involves consideration whether control, individual or combination, is capable of effective preventing, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सबसे पहले आपने देखना है कि जो भी आप कंट्रोल लगा रहे हो क्या वो प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट कर पाते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट को या नहीं कर पाते। तो ये कह रहे हैं इसलिए सबसे पहले आपके लिए जरूरी क्या है, इसलिए आपके लिए सबसे पहले जरूरी जो है ना वो है कंट्रोल का डिजाइन चेक करना। डिजाइन ऑफ कंट्रोल इज कंसीडर्ड फर्स्ट। तो बड़ी मुश्किल हो रही है, चलिए आगे।
ठीक है जी। इम्प्रॉपरली डिजाइंड कंट्रोल में रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अगर आपके कंट्रोल का डिजाइन ही अच्छा नहीं होगा तो उससे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आने के चांसेस हैं। कह रहे रैप जो है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस अबाउट द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल में इंक्लूड। मतलब आप कैसे अपना रिस्क असेसमेंट कर सकते हो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए या डिजाइनिंग या इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान के लिए। इंक्वायरी करके देख लो, ऑब्जर्व करके देख लो, इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट करके देख लो, ट्रांजैक्शन को ट्रेस करके देख लो। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन। इंक्वायरी, ऑब्जर्विंग, उसके बाद है इंस्पेक्शन और उसके बाद आपके पास है ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन। अगला टॉपिक है इंक्वायरी अलोन हाउएवर नॉट सफिशिएंट फॉर सच पर्पस। सिर्फ इंक्वायरी थोड़ी ना करोगे, इंस्पेक्शन करोगे तो ये पॉइंट दिए हुए हैं। अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंपोनेंट्स में ना यहाँ पे पहले आप लोग लिख लेना, ये जो आपके पास स्पेस है ना, मुझे पेन सेट करना पड़ेगा, वेट। लो जी, पेश है हम। हमें तो पेन ने लूटा, ऑडिट में तो कहाँ ही दम था। सही बोला ना, हमें तो पेन ने लूटा, ऑडिट में कहाँ ही दम था। आगे बन नहीं रहा। चलो एक मिसाल भी पेश कर लेता हूँ आपके लिए। अब रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है। पेन ने बेचारे ने जवाब दे दिया है, पता नहीं क्यों। फिंगर का यूज करते हैं, एक बार पहले भी किसी रिकॉर्डिंग में लास्ट के 5-10 मिनट फिंगर यूज की थी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेंगे। तो आप भी ऐसी छोटी मोटी समस्याओं को इग्नोर कर दिया करो, कोई बात नहीं। जितना है उतने रिसोर्सेज को यूज करके आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जी कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। 5 कंपोनेंट्स है टोटल, आपको स्क्रीन, ओहो, 5 कंपोनेंट्स हैं जिसमें मैं सबसे पहला है कंट्रोल इन्वायरमेंट, दूसरा आपके पास है एंटिटी का रैप, तीसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोर्थ आपके पास है कंट्रोल एक्टिविटीज, पांचवा आपके पास है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। तो ये मैंने पहले पांचों के आपको दर्शन करवा दिए। ठीक है, जल्दी से घंटी बजा दो और यहाँ पे पांचों कंट्रोल पहले तो लिख लो। आपके लिए स्पेस छोड़ी हुई है मैंने, पांचों कंट्रोल्स आप लिख लेना। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिसमें सबसे पहला क्या है कंट्रोल इन्वायरमेंट। सबसे पहला क्या है कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब होता है ये चेक करना कंपनी में कंट्रोल का माहौल ठीक है कि नहीं है, जो कंट्रोल लगाए वो सही ढंग से पेश आ रहे हैं कि नहीं। तो ऑडिटर उस चीज की पहले अंडरस्टैंडिंग लेगा। ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट। देखेगा क्या मैनेजमेंट ने कल्चर ऑफ ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर, क्या बड़ी बड़ी बातें, हो कल्चर ऑफ ऑनेस्टी चेक करेगा और एथिकल बिहेवियर चेक करेगा। कंट्रोल इन्वायरमेंट में ऑडिटर ने और क्या चेक करना है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में ऑडिटर ने और क्या चेक करना है। कंट्रोल इन्वायरमेंट में ऑडिटर और क्या क्या चेक करेगा, सबसे पहले देखेगा कंपनी का गवर्नेंस या मैनेजमेंट फंक्शन क्या है। एटीट्यूड्स, अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट चेक करेगा। कंट्रोल इन्वायरमेंट सेट्स द टर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल इन्वायरमेंट ही है जो ऑर्गेनाइजेशन की एक स्कोप डिसाइड करता है कि कंट्रोल की कंपनी अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही, कमियां तो नहीं है ज्यादा। एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट। एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है ये आपने स्टडी मटेरियल से करने। ठीक है, मैंने न्यू वाली जो बिल्कुल लेटेस्ट मेरी बुक है उसमें तो मैंने इसको थोड़ा सा अमेंड कर दिया है। क्या टॉपिक है मैं आपको बता देता हूं, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट। यहाँ पे आपके पास 7 पॉइंट्स हैं, तो इस 7 पॉइंट्स के अंदर दो दो लाइनों की आगे एक्सप्लेनेशन है। न्यू बुक में तो मैंने अपडेट कर दिया है। न्यू बुक यानी कि जो अगले अटेम्प्ट के लिए मैं अपडेशन कर रहा था ना, तो मैंने देखा उसमें दो दो तीन तीन लाइनों के कोई पॉइंट्स थे, तो उसको आप स्टडी मटेरियल से कवर अप कर लेना। हेडिंग यही की यही सेम है। एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। थर्ड है पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी के अंदर कैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती हैं, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं। ये सारे कंट्रोल इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स हैं जो ऑडिटर ध्यान में रखेगा कि कंपनी में कंट्रोल का माहौल अच्छा है या नहीं है। उसके बाद है एंटिटीज रैप। याद रखना ये सेकंड स्टार्ट हो गया एलिमेंट्स का, सेकंड पॉइंट ये था ना कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो ये कंपोनेंट का सेकंड स्टार्ट हो गया। कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल का सेकंड पॉइंट है एंटिटीज रैप। एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक होता है ऑडिटर का, जब तक आप पढ़ रहे हो ऑडिटर का पढ़ रहे हो। एंटिटी क्या है कि कंपनी सबसे पहले अपने कंपनी के अंदर
क्या क्या रिस्क है उसको असेस करने को बोलते हैं एंटिटीज रैप, यानी कंपनी का रैप। तो ऑडिटर इस बात की भी अंडरस्टैंडिंग लेगा कि क्या कंपनी ने खुद रैप लगाया हुआ है, कंपनी अपने रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करती है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को लेके हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ दोज रिस्क, likelihood of their occurrence, deciding about the actions to address those risk। मतलब कंपनी ये वाले रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करती है, एड्रेस करती है, उसकी लाइकलीहुड के चांसेस है। ऑडिटर इन बातों को भी देख के चलता है, इसलिए तो ऑडिटर भैया बहुत पैसे लेता है। मतलब ये चेक करने के भी ऑडिटर पैसे लेता है, अपनी फीस बढ़ाता है, क्या मैनेजमेंट, क्या कंपनी के अंदर का रैप भी अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, वो रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी लाइकलीहुड, उसके एक्शंस, ये सारी चीजें। तीसरा आपके पास है जी इंफॉर्मेशन सिस्टम, थर्ड आपके पास है इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स का टॉपिक चल रहा है, कंपोनेंट्स का टॉपिक चल रहा है, कंपोनेंट्स का टॉपिक चल रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल चल रहा है, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस, कंपनी के अंदर का इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईटी सिस्टम, सॉफ्टवेयर, डेलीगेशंस, अथॉरिटीज, सारा आईटी से रिलेटेड पॉइंट्स क्या है, ऑडिटर उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेगा। ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम कि क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कंपनी के एंटिटीज ऑपरेशन में कौन कौन से सिग्निफिकेंट है वो देखेगा। द प्रोसीजर बाय विच दोस ट्रांजैक्शन आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड एंड प्रोसेस्ड, इन बातों का भी ध्यान रखेगा कि किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते हो, रिकॉर्ड करते हो, सैप लग रहा है या टैली लग रही है। रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक अकाउंट्स, ये सब चीजें चेक करेगा। हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर इवेंट्स आर कंडीशन दैट आर सिग्निफिकेंट, कैसे, जैसे देखो मैं आपको बताता हूं कि जैसे कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारनी है, तो कौन सी ट्रांजैक्शन को छूटे, है ना। आजकल तो सारा कुछ क्या होता है, ऑनलाइन होता है, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं कि अगर ये डिस्क्रिपेंसीज है, पॉपअप मार देगा। पॉपअप का मतलब समझते हो ना, एक ब्लिंक करने लग जाएगा कि हाँ भाई इसके डिस्क्रिपेंसीज है। ये वाली सारी चीजों का सॉफ्टवेयर इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले लगाते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज है, वहां पे रेड मारी जाती है। तो ये वही है, हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर इवेंट्स आर कंडीशन दोज आर सिग्निफिकेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस यूज्ड टू प्रिपेयर द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के लिए क्या क्या, ये है इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड कंपनी के अंदर। तो ये कौन चेक करेगा, ऑडिटर सभी चीजों की अंडरस्टैंडिंग ले रहा है। क्या चल रहा है, कंपोनेंट क्या चल रहा है, कंपोनेंट बच्चे भूल जाते हैं क्या चल रहा है, कंपोनेंट। पहला क्या था, पहला हमारे पास था कंट्रोल इन्वायरमेंट, दूसरा था एंटिटीज रैप, तीसरा था इंफॉर्मेशन सिस्टम, दो रह गए, चौथा है कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज का मतलब है आप कैसे कैसे कदम उठाते हो अगर आपको रिस्क मिल जाते हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज कुछ ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर हैं जहां पे हमें ये इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट डायरेक्शन कैरिड आउट करी जा रही है या नहीं करी जा रही। उसके बाद है इन कंट्रोल एक्टिविटीज की क्या लेगा, ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा। उसके बाद आपके पास है कि ऑडिटर रिक्वायर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओनली दोज कंट्रोल एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस, जो सिग्निफिकेंट हो। जैसे कंट्रोल एक्टिविटी में वो ऑथराइजेशन चेक करेगा, परफॉर्मेंस रिव्यू चेक करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग चेक करेगा, फिजिकल कंट्रोल चेक करेगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं कंट्रोल एक्टिविटीज के अंदर। उसके बाद आपके पास है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल याद रख लेना भाई साहब, ये पेपर में आप लोगों को दिखने वाला है। ये लो जी, डेंजर का साइन मैंने डाल दिया है, ये एग्जाम में आपको इस बार नहीं तो अगली बार दिखेगा। एग्जाम नवंबर 20 में आ चुका है, नवंबर 22 की आरटीपी में है। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल का मतलब है जब आपने कंट्रोल इन्वायरमेंट सब कुछ लगा दिया, उसको मॉनिटरिंग करनी है। तो ऑडिटर इस बात की भी अंडरस्टैंडिंग लेगा क्या मैनेजमेंट वाले, कंपनी वाले उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। helps in assessing the effectiveness of control and management accomplish the controls through ongoing activity या separate evaluation या combination of these two। small entity के केस में किस हिसाब से कंट्रोल को मॉनिटर किया जाता है। मैनेजमेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल एक्टिविटी इंक्लूड, मैनेजमेंट उसको कैसे देख के चलेगा, क्या वो इंफॉर्मेशन यूज करेगा या कम्युनिकेट करके चलेगा, मतलब थर्ड पार्टी से, कस्टमर कंप्लेंट से, अदर कमेंट से, वो देखना चाहेगा। उसके बाद है क्या मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इफ एंटिटीज हैज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, अगर कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट होती है इसका मतलब इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, तो मैनेजमेंट कंट्रोल को कैसे मॉनिटर करती है, ये हम देख रहे हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर जो लास्ट में ऑडिट करने हैं, इफ द एंटिटी हैज आईएएफ ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग, बार बार ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ले लेके बंदा थक जाएगा बेटा, तभी तो रैप चल रहा है ना, ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल चल रहा है, रैप चल रहा है। इंटरनल ऑडिट फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी हैं, हाउ इंटरनल ऑडिट फंक्शन फिट इन द
मतलब क्या कंपनी में इंटरनल ऑडिट की जरूरत भी थी कि नहीं थी, क्या एक्टिविटी उन्होंने परफॉर्म की है या करनी है। मतलब इन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन पता है कौन ले रहा है, ऑडिटर। क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन आपकी कंपनी में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, तो उसके लिए क्या चीजें देख रहे हैं, फॉलोइंग पॉइंट्स विद रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो ये पॉइंट है, internal audit function relevant to audit entities internal audit function is likely to be relevant to audit। हमारी ऑडिट के लिए इंटरनल ऑडिट फंक्शन तभी रेलिवेंट है इफ इट्स एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर वो कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कागजी छेड़छाड़ के साथ रिलेटेड है तो फिर इंटरनल ऑडिट फंक्शन मेरे लिए एक्सटर्नल स्टैट ऑडिट के लिए रेलिवेंट है। साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी ये वेरी करेगा, मतलब कंपनी का साइज बड़ा है या छोटा है उस हिसाब से हम देखेंगे कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का क्या रोल है। Internal audit function may include the responsibility of IAF may include monitoring of internal control, risk management and review of compliance with laws and regulation। IAF को हम बता के चलेंगे आपने law regulation को भी comply करवाना है, risk management भी करना है। External audit activities on the basis of IAF कह रहे हैं IAF के बेसिस पे एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या एक्टिविटी होंगी, वो तो हमने पहले पॉइंट में पढ़ ही लिया। अगर तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है तो वो हमारे लिए रिलेटेड है। अगर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की छेड़छाड़ कर रहा है, उसको अच्छे से देख रहा है, तो मुझे उसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर कह रहे हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट अगर आपका सेटिस्फैक्टरी भी हुआ, वो कोई एब्सोल्यूट गारंटी नहीं है कि कंपनी के अंदर रोमम है ही नहीं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ही नहीं। इट्स ओनली अ पॉजिटिव फैक्टर है। अगर कंपनी के अंदर सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल इन्वायरमेंट है ना, डजेंट मीन कि यू आर ऑन द टॉप, यू आर ऑलवेज ट्रू एंड करेक्ट। ये सिर्फ एक पॉजिटिव फैक्टर है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन आपकी हेल्प कर देता है। अगर मटेरियल वीकनेसेस मिलती हैं इस सारे प्रोसेस में, जितना अभी हम गला फाड़ फाड़ के बोल के और आप लोग इतनी मेहनत से सुन रहे हो, बड़ी मुश्किल से ऑडिट को सुनाना भी मुश्किल है, सुनना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर पेशेंस है। अगर हम ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को झेल लेते हैं पेशेंटली, उसमें 40, 50, 55, 60, 70 मार्क्स कुछ भी ले सकते हैं, तो मतलब यू कैन डू वेरी बिग थिंग इन द लाइफ। ऑडिटर शैल इवेलुएट वेदर ही हैज आइडेंटिफाइड द मटेरियल वीकनेसेस। ठीक है जी, तो वो उसको कम्युनिकेट कर देगा किसको, मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को, एज पर ऐसे 260 के अकॉर्डिंग। चलिए जी, बहुत मुश्किल से पेन ठीक हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हमने टॉपिक पढ़ लिया इंटरनल कंट्रोल। अगला टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय द ऑडिटर। अभी तक हमने जो जो सीखा है, हमने ये सीखा है कंपनी के अंदर कंट्रोल लगाने क्यों जरूरी है। अभी तक हमने ये सीखा है कंपनी के अंदर कंट्रोल लगाने क्यों जरूरी है, कंट्रोल के क्या एलिमेंट्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या एंटिटी का रैप होता है, ये सब चीजें देखी है। अगला टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय द ऑडिटर। जो कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाया, ऑडिटर अब इसको चेक करने आया है, क्योंकि इवेल्युएशन जो है वो इनडिस्पेंसेबल पार्ट है, मतलब कि अनसेपरेबल पार्ट है पूरे ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम का। मतलब कि ऑडिटर को आके कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल है वो चेक करना पड़ेगा, वरना बहुत झंझट आ जाएगी। ऑडिटर को भी रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए। ऑडिटर को क्या चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस। क्या के लिए, कि क्या कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड है कि नहीं। मतलब ऑडिटर ये चेक करना चाहता है कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम और इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। तो उसके लिए वो क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा अकाउंटिंग सिस्टम की और इंटरनल कंट्रोल की। ऑडिटर जो है कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम की, कि आपके पास सीए बैठे हैं कि नहीं बैठे, क्या आपके पास एंट्रीज रिकॉर्ड करने वाले जो स्टाफ है वो अच्छा है कि नहीं है, क्या प्रॉपरली आप अमाउंट, प्रॉपरली अकाउंट उसी पीरियड में रिकॉर्ड करते हो कि नहीं। उसी के ऊपर ऑडिटर का अगला ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड होता है। तो ये ऑडिटर अब कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएशन कर रहा है, तो इवेल्युएट कर रहा है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी स्कैम 92, देखी है ना। स्कैम 92 में आप लोगों को मैं एक दिखाता हूं। ये भाई साहब को तो आप लोग जानते ही होंगे, इस भाई साहब को, ये भाई साहब आपको दिख रहे हैं, कौन होते थे ये, हर्षद मेहता के साथ रहता था, है ना। लेकिन लास्ट में याद है, जब लास्ट में आपके पास एक ये बंदा आया था, कहां गया भाई, कहां गया, हाँ, जब ये बंदा आया था, थोड़ी फोटो ब्लर है, ठीक है, आप लोगों को याद आ ही जाएगा, याद है, सीआईडी वाला, ओ सीबीआई वाला। तो इसने कैसा आतंक मचा दिया था कंपनी के अंदर, क्यों, क्योंकि लास्ट में जो हमारे पास ये भाई साहब हैं, जो लास्ट में ये हमारे पास जो भाई साहब हैं, इनके दोस्त होते थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये कहने के लिए तो मैनेजमेंट का पार्ट थे, टीसीडब्ल्यूजी का भी सॉर्ट ऑफ ये पार्ट थे, ठीक है, मैनेजमेंट का पार्ट थे, टॉप मैनेजमेंट का, लेकिन लास्ट में धोखाधड़ी तो इन्हीं ने ही की थी।
याद है, ये अपने कुछ शेयर्स बचा के चले गए थे। जिन्होंने ये स्कैम 92 देखी होगी वो समझ जाएंगे कि लास्ट में ये हमारे भाई साहब इंटरनल अंदर ही अंदर क्या कहे गए थे, कंट्रोल्स को ओवरराइड कर गए थे। जहां पे चेयरमैन लगा लो, ओनर लगा लो, इस भाई साहब के ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हैं और बाद में पता चला कुछ संपत्ति यही टिका गई। तो अगर इंटरनल कंट्रोल की इवेल्युएशन ऑडिटर नहीं करेगा तो ये मैडम आ जाएगी। सब कुछ खेल रचाया किसने था? इस मैडम ने तो रचाया था, है ना। तो आप लोगों को एक हिंट मिला कि इंटरनल कंट्रोल बनाना क्यों जरूरी है, कैसे कैसे उसको ओवरराइड किया जा सकता है, कौन कौन आ सकता है, बाद में रेड पड़ सकती है, जर्नल वाले आ सकते हैं, जर्नलिस्ट आ सकते हैं, तो बहुत चीजें हमारी खराब हो सकती हैं। उसी के बेस पे आप लोग याद रखा करो कि इसलिए इसलिए जो है ना इंटरनल कंट्रोल लगाना बड़ा जरूरी हो जाता है। लगाएगी मैनेजमेंट चेक करेगा ऑडिटर, 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 इवेल्युएशन। अब ऑडिटर को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए इस इंटरनल कंट्रोल की इवेल्युएशन को करने के लिए? एक तो नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है कंपनी की, कंपनी के बिजनेस क्या है जो कैरी डाउन करते हैं, पूरे प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है और क्या कंट्रोल या प्रोसीजर लगाए गए हैं मैनेजमेंट के द्वारा। Above information can be obtained by the auditor by the discussion with the TCWG management। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में किससे पता चलेंगे? डिस्कशन करके। अब इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसके ये है इवैल्यूएशन करने से कि जो आपकी कंपनी की एरर और फ्रॉड है, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो पता चल जाती है। कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं, ये पता चल जाता है। क्या इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सेफगार्ड द एसेट्स, करेक्ट अमाउंट, करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस है कि नहीं है, क्या मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट्स रिलायबल हैं या नहीं है। उसके बाद एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग, एप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक्स एंड ऑडिट प्रोसीजर इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, क्या क्या रहने वाला है। तो अगर आप इवैल्यूएशन करोगे तो आपको ये वाले फायदे हो जाएंगे। उसके बाद मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मेथड्स में क्या है? सबसे पहला है नैरेटिव रिकॉर्ड्स। इस टॉपिक का नेम पढ़ लेना, एक मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, दूसरा है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। इसके बाद दूसरा होता है जी आपके पास क्वेश्चनियर, तीसरा होता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर आपको मिल जाएगा आगे, चौथा होता है फ्लो चार्ट। तो ये जो है जब ऑडिटर इवैल्यूएट करना चाहता है, आपके कंट्रोल की तहकीकात करना चाहता है, देखना चाहता है ठीक है कि नहीं, तो इसके पास चार मेथड्स होते हैं। पहला है नैरेटिव रिकॉर्ड। नैरेटिव रिकॉर्ड एक तरह से एक ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड को आप लिख सकते हो, दिस इज ए डिटेल्ड मेथड जहां पे ऑडिटर चेक करता है सारे डॉक्यूमेंट्स की, इंक्वायरी कर लेता है, लोगों से पूछताछ कर लेता है, अपनी कहीं ना कहीं सूझबूझ लगा के ट्रेडिशनल वे में वो ऑडिट करना चाहता है कि पता करना चाहता है कि देखो कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन इसके डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं कुछ इन्होंने, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है, वीकनेसेस या गैप मिलने में मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप बड़ा ही ट्रेडिशनल अप्रोच लगा रहे हो और कोई चेंजेस अगर हुई हैं तो वो आपको फाइंड आउट करने के लिए, मतलब रीशफल करने के लिए दोबारा, मतलब आप लोगों ने सारा चेक कर लिया, बाद में कहते हैं तो थोड़ा सा चेंज है, आपको दोबारा चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है नैरेटिव रिकॉर्ड। अगला आपके पास है चेकलिस्ट। मैंने यहाँ पे लिखा था क्वेश्चनियर नहीं था बेटा, ये चेकलिस्ट था। चेकलिस्ट में क्या होता है? चेकलिस्ट में ना ऑडिटर जो है बेटा, ऑडिटर कौन? ऑडिटर, सीए ऑडिटर। ऑडिटर अपनी टीम को क्या दे देगा? ऑडिटर अपनी टीम को कुछ क्वेश्चंस बना के दे देगा, कुछ चेकलिस्ट दे देगा, कोई लिस्ट दे देगा कि ये चेक करो कंपनी के अंदर है या नहीं है। एक क्वेश्चनियर की फॉर्म में होगा क्वेश्चनियर की फॉर्म में, क्या कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था? आप लोगों ने आंसर लिख देना यस नो या नॉट एप्लीकेबल। क्या कंपनी में बायोमेट्रिक डिवाइसेस है? यस नो नॉट एप्लीकेबल। क्या कंपनी में परचेज के बिल सीरियल वाइज है? क्या सेल के बिल सीरियल वाइज है? क्या परचेजेस को रिकॉर्ड किया गया? तो आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस या चेकलिस्ट बना देते हो। क्या लिखा हुआ है? सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस या क्वेश्चंस व्हिच अ मेंबर ऑफ द ऑडिटिंग टीम, मेंबर ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ मस्ट फॉलो। तो सीए ने अपनी टीम को बोला ये लिस्ट है, ये मेरे को बना के दो। एग्जांपल ऑफ चेकलिस्ट है, जैसे आप परचेज को चेक करना चाहते हो, क्या टेंडर्स मंगवाए गए थे, क्या परचेज रिटर्न ऑर्डर के हिसाब से है, क्या स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है, क्या प्री नंबर्ड है, मतलब इस हिसाब से आप यस नो के फॉर्म में आंसर देते हो। थर्ड मेथड है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में सीए ऑडिटर खुद क्लाइंट को दे देगा, ये वाली लिस्ट ना क्लाइंट को दे देगा। ऊपर वाली में किसको लिस्ट दी थी हमने? ऑडिटर के टीम मेंबर्स को। यहाँ पे क्लाइंट को दे देगा कि मुझे ये वाले क्वेश्चंस के जवाब चाहिए, मुझे ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, क्या कंपनी के अंदर सारा कुछ है कि नहीं। तो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन्ड
फॉर इंटरनल कंट्रोल मोस्ट वाइडली यूज फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो यहाँ पे हमने क्लाइंट को सीधा दे दिया यूजली इश्यूड टू क्लाइंट। यही पूछा जाएगा, अगर यस आंसर आ जाता है तो मतलब कि सेटिस्फैक्टरी माना जाएगा, नो आएगा किसी चीज का आंसर तो वो वीकनेस मानी जाएगी। कोई क्वेश्चन अगर उसकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है तो वो लिख देगा नॉट एप्लीकेबल। तो एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये हो जाता है इससे कि कोई भी ओमिशन वगैरह नहीं होती, या किसी चीज को ओवरसाइट मतलब ओवरलुक करने का या ओमिशन करने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। आप क्योंकि ऑडिटर अपनी एक्सपीरियंस से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछना चाहता है। उसके बाद फ्लो चार्ट मेरे को समझ नहीं आया, फ्लो चार्ट इंटरनल कंट्रोल के मेथड में क्या है, मतलब फ्लो चार्ट का इन्होंने मीनिंग बता दिया इंटरनल कंट्रोल के मेथड में। मुझे पर्सनली ये थोड़ा सा अजीब ही लगता है। कह रहे फ्लो चार्ट चौथा मेथड है, क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ ईच पार्ट ऑफ कंपनी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फ्लो चार्ट में क्या होता है, कंपनी के सारे सिस्टम के बारे में। फ्लो चार्ट मतलब एक पता चल गया कि इतने इंप्लॉइज हैं, यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे क्या कहते हैं उनके प्लांट्स है, मशीनरीज है, ये सब चीजें पता चल जाती हैं। तो उससे नैरेटिव एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है। मतलब आपने कंपनी का एक लेआउट ले लिया, ठीक है जी, ओके, ये बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिस्टम बता देता है। ऊपर ऊपर से हम भारत का नक्शा देख लेते हैं ना, जब हम भारत का नक्शा देख लेते हैं हमें पता चल जाता है बिहार यहाँ पे है, पंजाब यहाँ पे है, कश्मीर यहाँ पे है, केरला यहाँ पे है। उसके अंदर जूम करके देखेंगे तब पता चलेगा कि अंदर की सिटीज क्या है। तो ये एक तरह से भारत का नक्शा है जो आपको एक मिल जाता है, तो उससे कंपनी को ओवरऑल समझने में आपको पता चल जाता है। पहला था नैरेटिव रिकॉर्ड जो कंप्लीट या डिस्क्रिप्टिव या डिटेल या ट्रेडिशनल टाइप की ऑडिट्स के हिसाब से होता है। दूसरा था चेकलिस्ट जो आप अपनी टीम मेंबर को दे देते हो। तीसरा था इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। चौथा था फ्लो चार्ट। अब है टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब आपने इंटरनल कंट्रोल के बारे में जान लिया, ऑडिटर उसकी इवैल्यूएशन भी करेगा, ठीक है, उसके बेनिफिट भी आप लोगों ने पढ़ लिए। अब है टेस्टिंग, वो कुछ ना कुछ अब खुद पर्सनली लगा के देखेगा। आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर एग्जामिन करेगा क्या ये इंटरनल कंट्रोल सच में एक्चुअली ऑपरेशन में है या नहीं है, ठीक है। बट ही डज ऑन अ सिलेक्टिव बेसिस, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके देख लेगा, सैंपलिंग करके देख लेगा। तो वो करेगा क्या, टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करेगा कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल। अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। अकाउंटिंग सिस्टम बोलो एक बार, 3 बार बोलो, अकाउंटिंग, ठीक है। तो क्या देखेगा, क्या वो सूटेबली डिजाइन है आपकी कंपनी के अंदर का जो अकाउंटिंग सिस्टम है या इंटरनल कंट्रोल है, क्या वो एरर को रोक पाएगा, वेदर इट इज प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फिर देखेगा कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर ऑपरेशन में है या नहीं है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन करके देख लो, स्पोर्टिंग की वो ठीक है कि नहीं, इंक्वायरी करके देख लो कंपनी के अंदर के लोगों से कि ठीक है कि नहीं, कुछ रीपरफॉर्मेंस करके देख लो पॉइंट्स को कि जो सामने वाले ने एम्प्लॉइज ने करके देखा है उसके कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करके देख लो। टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग ऑन स्पेसिफिक कंप्यूटराइज एप्लीकेशन, कोई ऑनलाइन हो रहा है या ओवरऑल ऑडिट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फंक्शन को लेके, ये सब चीजों से आप कंपनी के इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग कर सकते हो। पीछे था इवैल्यूएशन, यहाँ पे था टेस्टिंग। अगला है इंटरनल कंट्रोल एंड आईटी इन्वायरमेंट, ये आपस में जुड़े होते हैं। आज की टाइम पे कोविड के बाद आप मुझे बताओ आईटी के बिना दुनिया चल सकती है? जी नहीं। जूम का जिसने नाम नहीं सुना था वो चल रहा है। पहले हमारी क्लासेस फेस टू फेस चलती थी, फेस टू फेस में बच्चे बड़े कम रह गए, कह रहे पेन ड्राइव दो, कह रहे जूम पे दो, कह रहे लाइव पढ़ाओ, ठीक है, कह रहे ऐप पे पढ़ाओ। तो उस वजह से हमें भी अपनी ऐप, मुझे भी अपनी ऐप बनवानी पड़ गई। तो कंट्रोल्स आईटी इन्वायरमेंट में या मैनुअल सिस्टम में क्या होते हैं, पहले पहले कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैनुअल सिस्टम में कंट्रोल कैसे होते हैं, कि जैसे आप लोगों ने अप्रूवल ले ली, रिव्यू करके देख लिए दूसरे की चीजों को, रिकंसिलेशन कर लिया, उसका फॉलोअप ले लिया। कंट्रोल इन आईटी सिस्टम में कैसे होता है कि आप ऑटोमेटेड कंट्रोल लगाना चाहते हो, जहां पे आप कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर फिट कर देते हो बायोमेट्रिक डिवाइस, जैसे टिक आ गया, डेट टाइम सब कुछ नोट डाउन हो जाएगा सॉफ्टवेयर में, एक्सेल शीट पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, कभी करके देख लेना आपको पता चल जाएगा। तो आईटी सिस्टम के साथ में भी कंट्रोल लगाए जा सकते हैं, मैनुअल सिस्टम में भी, लेकिन बोल रहे हैं दोनों का कॉम्बिनेशन करके देख लेना, ठीक है जी। इसके बेनिफिट्स क्या है, अगर मैं आईटी कंट्रोल लगाऊं, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स को अप्लाई कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इजी हो जाती है, टाइमलीनेस, अवेलेबिलिटी और एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छी हो जाती है, एडिशनली एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। आज की डेट में आप इंस्टाग्राम खोल के देखो, यूट्यूब खोल के देखो, सर्च करो मेंस शूज, आप लोगों ने सिर्फ इतना सर्च किया मेंस शूज, और अपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम को लॉग आउट नहीं मतलब बंद कर देना, दोबारा से ओपन करना, आपके पास देख लेना 3-4 कंपनियों के अपने आप शूज शो होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ आईटी। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप बीइंग अ कंपनी, आपको कस्टमर के बारे में बहुत सारा कुछ पता चल जाता होता है ऐसे।
मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटीज एक्टिविटी, ये पता चल जाता है। रिड्यूस द रिस्क दैट कंट्रोल्स विल बी सर्कमवेंटेड, सर्कमवेंटेड का मतलब है आप उससे पार पालोगे, मतलब उसको ओवरकम कर लोगे, तो ऐसा रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है अगर आप आईटी सिस्टम को प्लेस कर दोगे अपने कंपनी के कंट्रोल्स में। सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल देगा, कैमरा झूठ नहीं बोलेगा, बायोमेट्रिक झूठ नहीं बोलेगा, अनलेस एंड अनटिल मतलब यू छेड़छाड़ विद द सम डेटा। enhance the ability to achieve the effective segregation of duties, आप लोगों ने पहले ही यहाँ पे मेल करके रख दिया या अपने सिस्टम में डाल दिया कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, segregation of duties वांटी, these all are the benefits of IT internal control। रिस्क क्या क्या है इसके साथ, अगर आप सिस्टम या प्रोग्राम के ऊपर रिलायंस ज्यादा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो सकता है दे आर इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग द डेटा, अगर फीडिंग पहले ही गलत हो गई तो आंसर गलत देगा, या फिर प्रोसेसिंग द इनएक्यूरेट डेटा, आपने इनएक्यूरेट डेटा डाल दिया, ठीक है। माइंड में तो कई बार हमें याद होता है, कैलकुलेटर चला रहे हो तब तो हम कह देंगे ओहो इतना थोड़ी ना था, जैसे समझ लो आपकी सारी फिगर्स है 5,000, 10,000, 12,000, एक फिगर आ गई 10 लाख की, कंप्यूटर ने थोड़ी ना देखना है, उसने तो सीधा ही टोटल कर देना है, लेकिन जब हम कैलकुलेटर से कर रहे होंगे हमें पता लग जाएगा कि यार ये 10 लाख नहीं था, ये 10,000 था। तो ऐसे ही होता है, कई बार इनएक्यूरेटली डेटा प्रोसेस हो जाता है, कई बार इनएक्यूरेटली डेटा प्रोसेस हो जाता है, कई बार प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट हो जाती है। अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर किसी पर्सन को मिल जाए तो वो डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या आईटी पर्सनल आपके डेटा को क्या कर सकते हैं, मतलब गलत तरीके से अपनी बियॉन्ड पावर जाके एक्सेस कर सकते हैं। मास्टर फाइल में कोई ना कोई चेंज कर सकता है। अनऑथराइज्ड चेंज टू सिस्टम और प्रोग्राम्स, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू द सिस्टम, इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा और इनएबिलिटी टू एक्सेस डेटा एज रिक्वायर्ड। तो आईटी सिस्टम को लगाने से कहीं ना कहीं ये वाले रिस्क भी जुड़े होते हैं। ये था आईटी सिस्टम के साथ पॉइंट। अगला टॉपिक कम से कम थोड़ा अच्छा टॉपिक आया, सीए लेवल का टॉपिक आया, ठीक है। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है जो मैनेजमेंट कह रहे हैं, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। कह रहे हैं एक मैनेजमेंट फंक्शन है जो क्या करना चाहता है, कॉन्टिन्यूस या क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी देखना चाहता है ताकि इंप्रूवमेंट की जा सके कंपनी के अंदर उसकी वैल्यू पे, ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जा सके, कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अच्छा बनाया जा सके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब हम समझाते हैं देसी भाषा में इंटरनल ऑडिट क्या है जी। इंटरनल ऑडिट है जो कंपनी के अंदर, ठीक है, आप लोग किसी और ऑडिटर से स्टैट ऑडिट या फाइनल ऑडिट से पहले ऑडिट करवा सकते हो। सीए भी कर सकते हैं, सीएम में भी कर सकते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको चाहते हैं किसी और से भी करवा सकते हैं। 10वीं पास, मेरा जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था ना, तो मेरा एक क्वेश्चन था अपने सर से, वो खैर सीए नहीं थे लेकिन बहुत हाई लेवल के ऑडिटर टाइप के बंदे थे। तो जब हम ऑडिट करने जाते थे ना हिमाचल में, बद्दी में, तो मैंने उनसे सर से पूछा, तब तक हमें भी नहीं पता था, तो मैंने सर से पूछा सर ऑडिट कि आप तो सीए नहीं हो तो ऑडिट कौन कर सकता है। उनका जवाब था, मुझे आज भी याद है, हिमाचल में बैठे थे हम, कौन सी कंपनी थी, ठीक है, ये मुझे मतलब नाम नहीं बता सकता मैं, ठीक है। तो किसी कंपनी के अंदर बैठे थे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। तो उन्होंने बोला तरुण 10वीं पास बंदा भी ऑडिट कर सकता है, बस उसके पास नॉलेज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहते मुझे देख ले, मैं कौन सा सीए हूं, तो ऑडिट कर रहा हूं ना, फाइनलाइज तो मैं ही करवाता हूं, लास्ट में स्टैंप जो है हमारे प्रिंसिपल करते थे सीए। तो इंटरनल ऑडिट ये सब चीजें हैं। इंटरनल ऑडिट किसी किसी केसेस में कंपलसरी भी है। सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहा है जैसे कि सारी लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी। पब्लिक कंपनी अगर उसके डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, लोन बोरिंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, 25, 50, 100, 200 आईसीए ने किसी और सीरीज में लिख दिए थे, मैंने इसको 25, 50, 100, 200 की सीरीज में लिख दिए। तो ये पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। कोई प्राइवेट कंपनी, इसमें सिर्फ ये 100 और 200 वाले काम आएंगे। 100 लोन और बोरिंग, 200 टर्नओवर, अगर इससे ज्यादा है तो उस कंपनी के लिए 138 कंपलसरी हो जाता है कि आपको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। करवा किसी से भी सकते हो, सीए से, सीएम में से, या किसी और प्रोफेशनल से। अगला है इंटरनल ऑडिट फंक्शन। जो लोग इंटरनल ऑडिट करते हैं उसको बोला जाता है, उस फंक्शन को बोला जाता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन। वाह बहुत बढ़िया। तो कह रहे हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन अ फंक्शन ऑफ द एंटिटी दैट परफॉर्म्स, दो तरह की एक्टिविटी, एश्योरेंस एक्टिविटी और दूसरी कंसल्टिंग एक्टिविटी। इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है, कोई एक ऐसा जो एश्योरेंस एक्टिविटी, कंसल्टिंग एक्टिविटी, एश्योरेंस एक्टिविटी, कंसल्टिंग एक्टिविटी टू इवेल्युएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनी का एंटिटी गवर्नेंस। सेकंड रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। दो एक्टिविटीज है, तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। दो एक्टिविटीज, एश्योरेंस एक्टिविटी, कंसल्टिंग एक्टिविटी, तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स, एंटिटी का गवर्नेंस,
रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, एंटिटीज, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। अब इसका ऑब्जेक्टिव या स्कोप आगे हम देखते हैं कि क्या क्या है। एक्टिविटीज रिलेटेड टू गवर्नेंस क्या होती हैं कि देखो जो इंटरनल ऑडिट कर रहा है ना, जो इंटरनल ऑडिट, उसको ये चीजें करनी पड़ती हैं। सबसे पहला एक्टिविटीज रिलेटेड टू गवर्नेंस, इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी के अंदर का गवर्नेंस प्रोसेस चेक करेगा, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स ऑन एथिक्स वैल्यूज, ये सब चीजें चेक करेगा सही ढंग से हैं कि नहीं है लोग। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट के लिए वो चेक करेगा, इंटरनल ऑडिटर कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट चेक करेगा कि कंपनी अपने रिस्क को कैसे असेस करती है, आइडेंटिफाई करती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कैसे सिग्निफिकेंट एक्सपोजर वो देखती है। तीसरा एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के लिए आगे 3 पॉइंट दे दिए, 3 नहीं 4 पॉइंट दे दिए। पहले तो इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल करेगा, देखो क्या है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऊपर बैठे हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इसके ऊपर मेन बैठा है एक्सटर्नल ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन, अब इन दोनों की बात चल रही है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है ना, इंटरनल ऑडिट फंक्शन ये चेक कर रहा है कि कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट लगाती है इंटरनल कंट्रोल, उसकी इवेल्युएशन कर रहा है कि कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्या आपने सही स्टेप लिए कि नहीं किए। दूसरा, इंटरनल ऑडिट वाले क्या करेंगे, इंटरनल ऑडिटर जो छोटे ऑडिटर होते हैं वो और क्या करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ, सर छोटे ऑडिटर मतलब स्टैट ऑडिटर से नीचे वाले, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन में भी डिजाइन टू रिकॉग्नाइज बाय, कि किस हिसाब से वो अपनी फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन को डिजाइन, क्लासिफाई या रिकॉर्ड वगैरह करते हैं। तीसरा, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेक करेंगे। इंटरनल ऑडिट वाले ये सब चीजें चेक कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, क्या लॉ रेगुलेशन को कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। एक बार मैं फिर से इस टॉपिक की एक फ्लो चार्ट फ्लो सा बनवा देता हूँ। इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन में 2 एक्टिविटीज है, 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो ये है, एक तो इंटरनल ऑडिट जो भी कर रहा है उसको कंपनी का गवर्नेंस चेक करने, एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट चेक करने, या फिर इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में 4 है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और चौथा है रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। उसके बाद है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आरटीपी मे 20 में था, तो मेरे को एक बार के लिए दिखाना पड़ेगा। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, पहले कर रहे थे इंटरनल कंट्रोल आईसीआईएफसी, आईसीआईएफसी अब फाइनेंस के ऊपर भी आ गई, फाइनेंशियल कंट्रोल, पैसों के बारे में देखिए सेक्शन 134 का 5 का ई बोलता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर हैं जो ये सब चीजें देखेंगी, कंपनी की पॉलिसीज, सेफगार्डिंग द एसेट्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन। अगला आप अपने आप देख लेना। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद क्वेश्चंस हैं। बाय बाय। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा।